नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं, नए मेहमान के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है पॉक्सो। हम जानेंगे क्या है ये एक्ट, इसमें क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं एक फ़ीमेल को, एक फ़ीमेल जो कि माइनर है, यानी पॉक्सो एक्ट जो है, जो ऑलरेडी एक्ट्स थे फ़ीमेल के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, इस एक्ट को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या क्या कुछ दुश्वारियां जो फेस करनी पड़ी एक शख्स को, और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को तरजीह दी गई। और हम बात करेंगे कि क्या क्या तरमीमें हुई पुराने एक्ट्स में, तब जाकर इस एक्ट को बनाया गया। नाज़रीन इस मौजू पे हमने बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं, सजादुर रहमान साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी डालसा श्रीनगर में तैनात हैं। सजाद सर, जैसे कि हमने बात की कि ऑलरेडी सारी चीज़ें थी, एक्ट्स थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी पॉक्सो को बनाने की? सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये पॉक्सो और उसके बाद क्यों ज़रूरत पड़ी इसको बनाने के लिए। ये पॉक्सो का जिसका लफ्जी माने हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जी, ये एक्ट 2012 में क़याम में आया। तो इस एक्ट में जो मेन जो फोकस है वो है चाइल्ड पे, कि एक बच्चा कैसे इन गैर जिनसी अब्यूज़ से कैसे बचे, वो मेल हो या फीमेल, वो मेल हो या फीमेल, इसमें कोई मेल या फीमेल का कोई बार नहीं है, क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं। आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे कितनी जिनसी ज़्यादतियाँ होती है बच्चों के साथ, जो पहले नज़र नहीं आती थी जी। तो इसी वजह से ये कानून बनाया गया जी। और ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर पहले ही कानून थे, पहले जो कानून थे ये सोचा गया एक बच्चा है, अगर कोई मुजरिम कोई जुर्म करता है या कोई मुस्तगीस होता है जिसको कोई ज़्यादती किसी के साथ हुई हो, तो एक रेगुलर कोर्ट में जाता है, वहाँ मुलजिम भी वहीं, वहाँ मुस्तगीस भी वहीं, आमना सामना भी। तो एक बच्चे की जो एज है, अगर इसके साथ किसी ने ज़्यादती की, कोई भी ज़्यादती की, जिनसी ज़्यादती की, हरासा किया, तो इसको फिर उसी का सामना करना है वहाँ, तो उसकी जो ट्रॉमा हो जाता है, एक मेंटल स्टेट पे, उसकी जहनीत पे क्या असर पड़ेगा फिर से। एक तो ऑलरेडी उसके साथ एक ज़्यादती हुई है, उसका जो जहनी हालत है वो उस हालत में नहीं है कि वो फिर उस शख्स को देख पाए जी। तो इन्हीं वजूहात से, ताकि ये जो बच्चे की एक जहनी कैफियत है इसको मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे इसको एक ये ना लगे कि मुझे इस मुल्ज़िम का सामना करना है, उसके सवालों का कैसे जवाब दूँ, फिर से उसी के सामने खड़ा होना है, उसका खौफ, उसका डर, इन सब हालात को मद्देनज़र ये सोचा गया कि एक सेपरेट एक्ट लाए। दूसरी ये चीज़ कि इस एक्ट की बदौलत एक चीज़ है कि कैसे जल्दी निपटारा हो जाए इन केसों का, जी, फास्ट ट्रैक पे कैसे हो जाए, वरना बहुत टाइम लगता है रेगुलर अदालतों में, क्योंकि बहुत सारे केसेस वहाँ पेंडिंग है। इन केसेस पे एक तो बच्चे उन मुजरिमों और दूसरे लोगों के साथ आमना सामना ना हो, दूसरा थोड़ा प्राइवेसी का भी ध्यान रखे, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, आगे जाके इसको लोग कैसे देखेंगे, इनके घर वालों को कैसे, समाज कैसे देखेगा। सो एक वो प्राइवेसी का ध्यान रखे हुए और इसकी जहनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल एक्ट लाया गया। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक बच्चे को एक बहुत फ्रेंडली माहौल दिया जाता है, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इसमें वजाहत करें कि जैसे पहले जो कोर्ट्स होते थे जहां रेप विक्टिम्स को लिया जाता था, जहां ट्रायल्स हुआ करती थी, और इस कोर्ट में क्या कुछ फ़र्क है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, हमारे हर एक ऑलमोस्ट कोर्ट में एक वनरेबल विटनेस का क़याम किया गया है जी, और इन में क्या है कि ऐसे जो बच्चे हैं या कोई और है, इनको ऐसा माहौल दे कि इनको नहीं लगे कि हम किसी रेगुलर कोर्ट में हैं, इनको एक माहौल ऐसा दे कि लगे कि हम कहीं ये मान लो आप खेलने आए हैं जी, कोई ये नहीं है कि ये कोर्ट है, यहाँ मुल्जिम है, यहाँ जज साहब है। उनको एक चाइल्ड फ्रेंडली माहौल दिया जाए, या उनको एक ऐसे वो कमरा भी ऐसा होता है कि उनको नहीं लगता हम किसी अदालत में हैं जी, उनको लगता है हम शायद अपने घर में ही हैं, कहीं अच्छी जगह है जहां उनको सेफ और सिक्योर महसूस होता है।
जी तो ताकि वो अपना जो उनके साथ आप बीती हुई है वो आराम से बगैर किसी दबाव के सुना सके। जी जैसे कि अभी आपने बताया कि एक बच्चे को जिसको लाया जाता है जो कि एक विक्टिम होता है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक ऐसा कार्डियल माहौल दिया जाता है, एक फ्रेंडली माहौल दिया जाता है, तो उसी में क्या कुछ रोल है हमारे डालसा का कि हमारी तरफ से भी, डालसा की तरफ से भी कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? देखिए, जो ही हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के पास ऐसे केसेस आते हैं या सुन के किसी पॉक्सो में ऐसे केसेस कोर्ट में ऐसे चल रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि एक सपोर्ट पर्सन उनको दे दें जी ताकि वो फील सेफ और सिक्योर करें। जी और उस सपोर्ट पर्सन का एक तो ये होता है कि उनको बड़े आसान आराम से वहाँ रखें। दूसरा ये भी कि उनको ये बताए कि आपके क्या क्या राइट्स है, कैसे जी आप अपने हुकूक के लिए अदालत में रुजू कर सकते हैं। एक उस बच्चे को भी सपोर्ट मिलता है, उसके पेरेंट्स और पेरेंट्स गार्डियंस को को भी, भी। और साथ में जैसा जब कि क्रॉस होता है तो क्रॉस के टाइम जब बच्चे से सवालात पूछे जाते देखिए, हैं। ये बड़ी एक खूबी है इसमें। रेगुलर जो कोर्ट्स में क्या होता है, अगर मुलजिम वहाँ पे आए तो वो जो डिफेंस का वकील है हम्म, वो उनसे सवाल डायरेक्ट करता है, जी मुस्तगीज से या कोई भी हो। तो इसमें क्या है, इसमें आमना सामना बच्चे का मुलजिम के साथ नहीं है, नहीं उसके वकील के साथ है। अगर कोई भी सवाल वकील साहब को इस बच्चे से पूछना है, डिफेंस लॉयर को इस बच्चे से पूछना है, उसको वो सवाल डायरेक्ट जज साहब को पूछना है, तो जज साहब बच्चे को पूछेंगे जी, या जज यानी साहब सपोर्ट पर्सन की मदद से उस बच्चे को समझाएंगे या पूछेंगे। पूछेंगे। तो डायरेक्ट वहां से मुकालमा नहीं होता है ना। वो उसको ये भी ख्याल रखना है कि वो बच्चा उसको फिर से ना देखे, जी ऐसी एक सिस्टम वहाँ रखना है, चाहे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या डायरेक्ट भी हो, आमना सामना भी हो मुलजिम उसको देखे लेकिन बच्चा मुलजिम को ना देखे, जी ताकि उसको जो उसके साथ जो आप बीती हुई है वो उसकी जहनियात पे असर न करे। जी, जैसा इसके कहने का मतलब यही है कि वाकई में इन कवानीन में काफ़ी ज़्यादा तरमीमें हैं जिसकी वजह से एक विक्टिम को, ख़ास तौर जो बच्चा हो, उसको बहुत सेफ फील कराया गया है और उसके लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। सेफ भी, अच्छा एनवायरनमेंट भी, और दूसरी ये चीज़ है उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। जी इवन जजमेंट्स में या कोर्ट में उसकी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, जी न उसके स्कूल की, न उसके गांव की, न उसके मोहल्ले की, जी न उसके हमसायों की। जी न ये मीडिया कर सकता है, न कोर्ट कर सकता है। हाँ, कोर्ट किसी कोई ऐसी सिचुएशन आई तो कर सकता है, लेकिन यही एक्ट में है कि इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। जी, ताकि आने वाला जो टाइम उस बच्चे का हो वो बहुत अच्छा वो हो बहुत और वो अच्छा इस चीज़ का इम्पैक्ट उधर ना पड़े। उस पर ना पड़े। जी जैसे कि अभी आपने कहा कि इस एक्ट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नई हैं और उनमें तरमीमें हुई हैं जो प्रीवियस वाली हैं। हम आते हैं, हमारा जो मेन है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, हम उस पर आते हैं, हम पुलिसिंग की बात करते हैं कि जब पहले एफआईआर होता था रेप विक्टिम्स को लेकर या कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती थी तो उसमें चीज़ें जो है बहुत डिफरेंट होती थी। जो पॉक्सो है, पॉक्सो के लिए क्या हमारे जो पुलिस स्टेशंस में ऑफिसर्स बैठे हैं, क्या उनको वाकई में इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है, उनको इस चीज़ की इल्मियत है कि उन्होंने किस तरह पॉक्सो एक्ट में डील करना है ड्यूरिंग एफआईआर? देखिए, ये एक्ट में ही कहा गया है कि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए पुलिस ऑफिसर्स को विज़ा विज़ दिस पॉक्सो एक्ट जी, और हर एक थाने में एक स्पेशल जुवेनाइल यूनिट कायम करना है जी, जो खाली इन केसेस को देखेगा। जी, और यूं ही किसी को ये खबर कोई देगा कि जी ऐसे वाक़ा हुआ है किसी चाइल्ड के साथ, विद इन 24 आवर्स उनको ये खबर देनी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी और कंसर्न कोर्ट को भी। जहाँ स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, जहाँ स्पेशल कोर्ट्स नहीं बने वहाँ सेशन कोर्ट्स ये काम देख रहे हैं। जी, यानी कि विद इन 24 आवर्स इनको देखना है। और दूसरा ये भी है, जो ही किसी पुलिस ऑफिसर को या स्पेशल जुवेनाइल यूनिट को इसकी खबर मिली तो अब स्टेटमेंट की बारी आती है। जी, ये लिखा गया है कि स्टेटमेंट एक वुमन पुलिस ऑफिसर ही करे उस विक्टिम का, और वो भी सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होनी चाहिए। जी, सो इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि, और वो ट्रेनिंग्स का जो है वो बाज़ाब्ता होती है, और हम भी अपने जो रिसोर्स पर्सन है वहाँ थानों में या पुलिस स्टेशंस में ले जाकर इस पे हम अवेयरनेस करते हैं।
जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि हर पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल यूनिट क्रिएट किया गया है। क्या ये जो स्पेशल यूनिट है, ये बाज़ाब्ता चेक होता है कि हर पुलिस स्टेशन में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बहाना देकर या कभी कोई और बहाना देकर ये चीज़ें जो है ये सबसाइड की जाती हैं। क्या वाक़ई में इसमें एक चेक एंड बैलेंस है? वक्तन फ़वक्तन हम भी अपने रिसोर्स पर्सन्स, अपने जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, LADCs है, पैनल लॉयर्स भेजते हैं ताकि थानों में देखें कि वाकई ये जो यूनिट्स है वो क़याम है और काम कर रहे हैं। जी, जैसे अब हम आते हैं, बात करते हैं हम पॉक्सो में ही, अगर विक्टिम जहां माइनर है, वहीं अगर देखा जाए जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड भी माइनर है, तो वैसी सूरत में कैसे चीज़ें बैलेंस की जाती हैं? ये देखिए, ये दोनों अगर आप सूरतों में देखेंगे चाइल्ड फ्रेंडली कवानीन ही है। जी, तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट देखता है कि दोनों की, उसकी वो जो जुवेनाइल है उसका भी जो राइट्स हैं वो भी महफूज रहे, महफूज रहे। लेकिन जो विक्टिम है वो भी एक माइनर ही है, उसकी भी जो उसका ज़्यादा हकूक जो है इंक्लाइन वो उसके वो महफूज रहे। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि एक विक्टिम जो माइनर है इसमें पॉक्सो में, उसके साथ कोई भी ज्यादती होती है, तो क्या उस ज्यादती को आगे कॉम्पनसेट करने के लिए है तो उसका बहुत बड़ा लॉस जिसको कोई भी दुनिया की ताकत कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ स्कीम्स, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स, खासतौर पॉक्सो या रेप विक्टिम्स के लिए जो है, उस पे हमारा जो डालसा है वो क्या कुछ काम देखिए, कर रहा है? ऑलरेडी जो रूल्स है फ्रेम हो गए विक्टिम कंपनसेशंस के निस्बत, वो जो रेप के लिए हम कहेंगे 4 लाख से 7 लाख 8 लाख तक है, और जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे पॉक्सो कोड्स है वो यूजुअली इन बच्चों के लिए विक्टिम कंपनसेशन सजेस्ट करते हैं। जी, और इनको वो मिल भी रहा है जी, और टाइमली मिल रहा है। जी, और पहले इंटरिम कंपनसेशन का इसमें होता है जब तक केस चल रहा है, जो ही फाइनली डिसाइड होगा तो फाइनल कंपनसेशन। जो इंटरिम इनको कंपनसेशन मिलता है वो है जो मैक्सिमम शेड्यूल में दिया गया है, वो 8 लाख है, 7 लाख है, डिफरेंट कैटेगरीज है, उसका 25%। जी, इंटरिम। सो इन केस अगर वहाँ ये माइनर जो है वो उसके साथ ज़्यादा ज़्यादती हो गई और वो प्रेग्नेंट रह गई है तो उसको 50% और मिलता है एज एन इंटरिम कंपनसेशन, यानी 75%। दैट मीन्स 75%। जी, तो बाकी फाइनल कंपनसेशन तो वो तो है ही, जी, जो मैक्सिमम है 8 लाख है, किसी में 10 लाख है, वो डिफरेंट स्केल्स में है। जी, जैसा इन सारी चीज़ों को आगे लोगों को पहुंचाने तक या बताने तक, क्योंकि ये एक नया कानून है, लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, इसमें डालसा का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, यूजुअली हम इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पुलिस स्टेशंस में, जी, ताकि ये एक्ट, इसकी जो कवानीन है वो सब पता लोगों चले। को पता चले। और बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जी, यूजुअली बच्चे बड़े तेज़ हैं, तो कुछ ऐसा मटेरियल देखते हैं जिससे वो, आप मान लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। जी, तो इन चीज़ों पे हम अवेयरनेस रेगुलरली करते हैं, पॉक्सो पे भी, कि ये क्या चीज़ है, किसको हम मानेंगे अ गुड टच, अ बैड टच। जी, जो ही हम जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों को अवेयर करते हैं ताकि ये चीज़ें ना हो। जी, जैसे कि आपने कहा कि इसमें पैनल लॉयर्स को एज सपोर्ट पर्सन्स आप देते हैं आगे, और जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, क्या उनके लिए कुछ अलग स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं इन एक्ट्स को लेकर? यूजुअली हम अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज में ये प्रोग्राम्स करते हैं ताकि पहले उनको भी ट्रेन करें, वो लोगों में कैसे जाएं, कैसे इस एक्ट के बारे में लोगों को बताएं और समझाएं। और इस एक्ट की और एक खूबी है, आप देखिए, एक तो एक विक्टिम कंपनसेशन का अभी जिक्र कर रहे थे जो है ही, इसमें एक तो पनिशमेंट प्रोविजन का बड़ा स्ट्रिक्ट ये है। जी, मान लीजिए अब किसी के साथ कोई ऐसी जिस्मानी ज़्यादती हो गई, तो जो इसमें मिनिमम पनिशमेंट दी गई है, अगर आप रेगुलर कोर्ट्स में जाएंगे तो एक पनिशमेंट है, लेकिन इसमें नॉट लेस देन 10 years जी, का प्रोविजन है, दैट विच में एक्सटेंड टू लाइफ, यानी कि बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। प्रोविजन है।
तो ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में लोगों को ये भी बताना ताकि कि इसमें पनिशमेंट पार्ट क्या है जी, ताकि लोग ये जान ले कि ये जो हम कर रहे हैं ये कितना संगीन जुर्म है, संगीन जुर्म है और कल को कितनी प्रॉब्लम हो सकती कल को है। कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें क्या है, अब फाइन का भी प्रोविजन है, जो फाइन है वो भी इस बच्चे को देना है फिर एज कंपनसेशन टू नीड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। सो इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स ताकि लोग समझें कि ये कितना सख्त जुर्म है। सख्त जुर्म है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी एक पॉक्सो कोर्ट है, तो क्या कुछ वहाँ का है सिस्टम, या हम बोलेंगे कि कितने सारे केसेस जो हैं वो अभी पेंडिंग है, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आए कि ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देखिए क्राइम्स तो हो रहे हैं कोर्ट्स में ऑलमोस्ट, अगर हम श्रीनगर की बात करें नॉट मोर देन 1000 केसेस आर पेंडिंग इन पॉक्सो कोर्ट। सो ऑफेंस तो हो रहे हैं, तो इसीलिए तो अवेयरनेस इज ज़रूरी है। जो हम स्कूलों में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं। अब इसमें कॉलेजेस में क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ माइनर बच्चे हैं जी, और यूजुअली आप देखेंगे आए दिन आप सुनेंगे कि जी फलानी टीचर ने एक बच्चे के साथ ऐसे किया या फलानी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के साथ ऐसे किया, ऐसे कर दिया। सो दीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ये स्कूलों के लिए बड़े ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। और इस एक्ट में ही है, देखिए एक तो है सिंपल किसी ने कोई जिनसी ज़्यादती की, दूसरा इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है। एग्रीवेटेड फॉर्म में आता है अगर ये चीज़ कहीं पुलिस स्टेशन में हो गई, कहीं स्कूल में हो गई, किसी कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ बच्चा जा रहा है लर्निंग के लिए, या कोई बच्चों का कोई जहाँ बच्चे रहते हैं कोई जुवेनाइल होम या कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ की जो पनिशमेंट है अगर वहाँ पे किसी के साथ ज्यादती हुई दैट इज नॉट लेस देन 20 years एंड प्लस फाइन। जी, यानी कि ये इसलिए आया है कि ये देखा गया है कि इन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जी, दैट इज़ वाई कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम इन इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। जी, जैसा ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी ज्यादती होती है, खासतौर जिनसी ज्यादती, तो उस इंसान को देखना भी सोसाइटी गवारा नहीं करती है। तो क्या कुछ ऐसा है कि जो ये विक्टिम्स हैं, जो अक्यूज्ड्स हैं, जो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, इनके लिए तो एक अलग सा होता होगा, इनको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है जो फेस करनी होंगी। क्या इन लोगों के लिए भी जैसे कोर्ट्स के विजिट्स होते हैं या डालसा के जेल के विजिट होते हैं, क्या इनको भी फिर लीगल एड की तरह अगर ज़रूरत हो या लीगल एड प्रोवाइड करनी हो, क्या कुछ इनके लिए भी कुछ है ऐसा प्रोविजन? जो इसमें एक्यूज्ड है अगर वो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो उनके लिए भी तो लीगल एड तो देना ही। अगर किसी को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है तो उसको तो लीगल एड प्रोवाइड करना है। अगर कोई अंडर ट्रायल है या सेक्शन 12 के महत्व हमें कोई आता है, कोई वीकर सेक्शन का है, कोई वुमन है, कोई सोशल ट्राइब है, उनको तो लीगल एड प्रोवाइड करना ही है। वो तो एक अलग है, हर किसी को एक प्रॉपर लीगल असिस्टेंस तो मिलनी चाहिए। यानी डालसा वहीं दोनों चीजें बैलेंस करके चलती है। तो दोनों चीजें बैलेंस करना है क्योंकि वही नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस कोई ऐसा भी नहीं हो कि जिसने कोई जुर्म नहीं किया है वो उसमें उसकी सजा खा रहा है, तो उसको भी प्रॉपर लीगल असिस्टेंस देते हैं। लेकिन जो हमारा विक्टिम है उसको भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड एक प्रॉपर लीगल असिस्टेंस मिलती है। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सज़ा काट रहे होते हैं जिन्होंने जुर्म नहीं किया होता है। जैसे कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। खास इसी तरह हम पॉक्सो की बात करें, इस एक्ट को भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलत भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसी सूरत में क्या अगर एक प्रोसिक्यूटर्स अपने बयान से हट जाती है और विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में वो कॉम्पनसेशन भी लेती है और कल को ट्रायल में वो सारी चीज़ें जो है वैसी नहीं होती हैं, वो कंटेस्ट नहीं करती है, किसी भी तरीके से उनके साथ सेटलमेंट करके या पीछे हट जाती है, तो वैसी सूरत में कैसे चीज़ें जो है वो वापस होंगी, रिट्रीव होंगी? देखिए इस एक्ट में ही वो एक प्रोविजन बनाया गया है, अगर कोई मलेशियस प्रोसिक्यूशन या किसी ने कोई गलत केस किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जी। और रही बात विक्टिम कंपनसेशन की, उसमें भी एक प्रोविजन है, अगर किसी को विक्टिम कंपनसेशन मिला है जो उसके हकदार नहीं है,
सो उसके लिए एक ज़ाब्ता है कि उसको वापस कैसे लिया जाए, वो भी एक ज़ाब्ता, और उसको वापस देना पड़ेगा। जी। अगर उसने कोई केस किया जो बेबुनियाद केस है, किसी पे गलत तोहमत लगाई है, एक्ट में भी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी दिया, गलत मुकदमा दायर किया, और विक्टिम कंपनसेशन भी उसको वापस करना पड़ेगा। जी, जैसा अब हम देखते हैं आए दिन काफ़ी सारे सेमिनार्स हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, ख़ासतौर आजकल हम बात करें हमारे नए जो 3 कवानीन हैं उनको लेकर प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह डलसा में जो कि इन एक्ट्स में डील करते हैं, जैसे रिसोर्स पर्सन्स हैं या कुछ हमारे पैनल लॉयर जिनको आप डिप्यूट करते हैं एज लीगल एड के लिए, उन लोगों की क्या कुछ अलग ट्रेनिंग्स होती हैं? क्या उनको कुछ इस एक्ट को लेकर ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है? बाज़ाब्ता पीरियडिकली हम इस एक्ट के लिए पैनल लॉयर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं जी। जो PLVs हैं उनको भी, जो हमारे कोई रिसोर्स पर्सन है आउटसाइड जो होंगे उनको भी बाज़ाब्ता ट्रेन करते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को भी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं ताकि वो लोगों को ये बावर कराएं कि क्या हुकूक है इसके अंदर, कैसे आप इसमें प्रोसिक्यूट कर सकते हो, और ये भी बावर करते हैं कि इसका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि मिसयूज से क्या होता है, जो फिर कभी कभी एक जेन्युइन केस है उस पर भी थोड़ा असर पड़ जाता है, वो भी तो शक के दायरे में आता है, और जो जेन्युइन केसेस हैं उनमें थोड़ा फिर कभी देरी लग जाती है, कभी कोई रखना आ जाता है। तो अच्छा यही है कि प्रॉपर केस हो तो अच्छे से प्लीड किया जाए, अच्छे से लोगों को बताया जाए कि कैसे क्या आपको करना है, कैसे करना है, और कैसे आप अपनी कानून की रसाई ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कोई भी ऑफेंस होता है उसमें बेल का प्रोविज़न है, और बेल एक इंसान का हक है, बेल मिलना चाहिए उसे। लेकिन क्या इन केसेस में, पॉक्सो के केसेस में क्या है प्रोविज़न बेल का? बेसिकली पॉक्सो केसेस में बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है बेल का। तो एक मान लीजिए एक नामुमकिन सी बात है जी, क्योंकि एक ऑफेंस ही ऐसा है कि जिसमें स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविज़न रखा गया है, और ये इसलिए भी है क्योंकि ताकि वो इस मुस्तगी से इस बच्चे की आमना सामना ना हो। अगर आज आया तो कल बेल हो गई, परसों उसी बच्चे को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, उसके सामने भी जा सकता है। तो इसलिए एक स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविज़न बनाया गया, बड़ी मुश्किल से इसमें बेल होती है। जी, जैसा क्या इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी देखा जाता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मैं खुद एज लॉयर बताऊं, मैंने भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि कभी कभी पॉक्सो का एक्ट देकर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता है बेल का, या किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाती है। तो वैसी सूरत में क्या कुछ है कि अगर वही शख्स फिर से कहीं और इन्वॉल्व होता है? देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें वही जो मैंने कहा एग्रीवेटेड जो ऑफेंसेस है, अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है या फ्रीक्वेंट ऑफेंडर है, उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, और बेल का तो उसके लिए बड़ा कम स्कोप है जी, क्योंकि वो तो देखा ही जाता है कि इसका प्रीवियस कंडक्ट कैसा रहा है, वो तो एक कंडीशन भी है बेल में। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक हैबिचुअल ऑफेंडर का तो बड़ा ही नामुमकिन है कि उसकी बेल हो जाएगी। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कभी FIR होता है और उसके बाद जब चार्जशीट पेश होती है कोर्ट में और ट्रायल चलती है, कभी कभी कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई जगह रखी गई होती है। क्या इस एक्ट को लेकर अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई चीज़ ऐसी रखी हो कि जिससे आगे बेनिफिट अक्यूज्ड को मिले, क्या उसमें रिमार्क्स ऐसे आगे जा सकते हैं उनके डिपार्टमेंट पे? अगर आप इस एक्ट को देखेंगे, इसमें वहीं से एक प्रोविज़न है कि इनके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी का कयाम हो, जी, ताकि वो ये चीज़ें देख लें कि कहीं कहीं लूप होल तो नहीं रखा गया है किस केस में। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी को लगता है कि नहीं जी इसमें पुलिस ने कुछ किया है या कोई देकर कुछ कर दिया है, तो पहले यहाँ लीगल असिस्टेंस के लिए आ सकता है, वो उस केस को मॉनिटर कर सकता है हमारी तरफ से कि ये केस कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, बराबर वही है जो हुआ है,
कोई इसमें कमी पेशी तो नहीं रखी जा रही है। जैसा क्या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, जैसे कि हम आए दिन देखते हैं कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे जो कि बड़े मीडिया में भी, जिनको मीडिया हाइप भी बहुत मिली, और उनमें अगर कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ लगता है कि नहीं वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें आप तक पहुंची आती हैं? हैं, कभी कभी एप्लीकेशंस आती हैं, फिर हम उनको सपोर्ट पर्सनस प्रोवाइड करते हैं, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि चेक करते हैं कि पुलिस भी काम सही कर रही है, पुलिस सही काम कर रही है, कोई इसका केस जो उस पर कोई दबाव तो नहीं है, उस बच्चे पे, इसके घर वालों को कोई दबाव तो नहीं कर रहा है, कोई कमजोरी तो नहीं रखी जा रही है चालान में, रखी जा रही है। और इस एक्ट में ये भी है कि मीडिया को थोड़ा वार्न किया गया है फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग। जी, दैट इज आल्सो एक अच्छी चीज़ इस एक्ट में। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप तक काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आप मॉनिटर भी करते हैं, क्या इससे लेकर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहीं आपको ऐसा लगा है कि इस एक्ट को कभी नेगेटिवली भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं वहीं पे कर्टेल की गई हैं चीज़ें? देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ परफेक्ट सही सीमित में ली जाए, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस रखे गए हैं, वो एक्ट में भी है, तो वो हम भी देखते हैं। जब भी कोई ऐसा मामला आता है, हम भी सपोर्ट पर्सन वहाँ देते हैं, तो कभी कभी एक्यूज भी आता है, जी मेरे साथ जी ज्यादती हो गई है, तो उसको भी हम लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसका भी जो राइट है या उसकी बात है वो सुनी जाए। जी, जैसा आपका एक मैसेज जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें हमारे प्रोग्राम के हवाले से। मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी, अगर किसी को भी ऐसे कहीं लगे कि किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती हुई है और वो पुलिस के पास जा रहे हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा है, वो ढलसा आ सकते हैं, हम उनको प्रॉपर असिस्टेंस देंगे और टाइमली उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि पॉक्सो को लेकर जैसा आपने कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी जानकारी दी। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवेयर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो अक्यूज्ड हो वो फैमिली से बाहर हो। कभी कभी ये अक्यूज्ड फैमिली के अंदर भी होते हैं, ऐसे हैवान आपके घर के अंदर भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें, कायम करें, ताकि कुछ भी अगर ऐसा सस्पिशियस हो, आपका बच्चा आपसे खुल के बात कर सके और आपको बता सके। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम बने, छोटी बच्चियां ही विक्टिम बने, इसमें बच्चे यानी हमारे बॉयज़ भी, लड़के भी विक्टिम बन सकते हैं। लिहाजा हमें ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है देखना। हमारा एक माइंड सेट है, हम सोचते हैं कि नहीं हमारी बच्ची है, हम बच्ची को कहीं दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी केयर हमारी बच्ची के लिए है उतनी ही केयर हमें हमारे बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए भी ज़रूरी है, और हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।